हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में जो स्टार्टिंग है या किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट आपको ज़रूर मेमोराइज करने पड़ेंगे और फॉलो करने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और इजी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ट्रांसफ़र हो जाए। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये पॉइंट मैं बताने के बाद ये आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, 3 टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ आज आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला क्या है, टॉपिक वाइज बेसिक। जो भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, एक एक टॉपिक आपको बेसिक्स से शुरू करूंगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा मैं आपको, पहले उसका बेस तैयार कर दूंगा कि आपको उस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो कराऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी पूरी कराऊंगा, ठीक है। दूसरा, अपना रजिस्टर तैयार करो। अब आपको किसी भी, वो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान मौत का समान, तो आपको पूरी चीज नॉलेज पूरी लेने के लिए एक अपना रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने उस रजिस्टर में कर लिया फिर उस रजिस्टर में कर लिया, इसलिए आप एक पर्टिकुलर रजिस्टर बना ले जिसमें आप एक एक चीज को फॉलो करें, ठीक। मैं सारे टॉपिक कराऊंगा। कंप्लीट मैथ 12th का आपको जरूर पूरा ट्रांसफर करूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ने हैं, सारा पेपर उसी में से आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स नहीं आते हैं आपको। आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपको, ठीक है। तो टॉपिक वाइज चलना है आपको, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आसानी से हो जाएगी। टीचर को फॉलो करें। अब टीचर को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई टीचर स्कूल का है उसे भी फॉलो करें, ट्यूशन के टीचर को भी फॉलो करें, और जो आपको गाइड कर रहा है, ऑनलाइन कोई क्लासेस है, लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन आपको अगर प्रोवाइड हो रही है तो आप उसको फॉलो करें और आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या चीज वो बता रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। उसको फॉलो करें, जिसका समझ में आ रहा है उसको फॉलो करें। रेगुलर स्टडी। अब पता चला आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल पढ़े ही नहीं। आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की, सिर्फ मैथ की नहीं, और सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। मेक योर ओन टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल हम बना लेते हैं लेकिन फॉलो ही नहीं होता है। एक्चुअल में जब तक आप किसी काम को पूरे जुनून से नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग फीलिंग से करना पड़ेगा, जी मेरे को आज इतना करना ही करना है, तभी हो पाएगा, ठीक है। उसको प्रायोरिटी पे लेना है आपको। कई बार देखते हैं जी आज एक मूवी आ रही है तो आज हमें देखनी देखनी, उसके लिए पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो वो आप देखते हैं, चाहे लाइट चली जाए, बैटरी से देखते हैं, कोई और अल्टरनेट देख लेते हैं। ऐसे ही आपको अपने काम को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। टू बी ऑनेस्टली आपको इस काम को करना है। मेक योर ऑन टाइम टेबल एंड फॉर्मूला चार्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। मतलब क्या हुआ, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, मान ली मैट्रिक्स मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे जाके फिनिश हो जाता है, उसके बाद फिनिश होने के बाद उस पूरे चैप्टर में कितने फॉर्मूले यूज हुए, वो सारे फॉर्मूले आपको एक चार्ट पे तैयार करके अपने रूम में जहां पे आप स्टडी करते हो वहां लगा देने हैं। रोज आते जाते एक बार निगाह मार लेनी है, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है। आपको बिना फॉर्मूले के आप चीजें नहीं कर पाएंगे मैथ्स में। प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन। अब ये आती है, आपको ने सारी चीजें फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी कर ली, बेसिक्स कर लिया अच्छे से, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल। ये नहीं कि आपने पहले अटेम्प्ट करना चालू कर लिया, पहले ये सारी चीजें कर लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपको बेसिक्स आते हैं। अब आप किसी भी रेफरेंस बुक से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 5-10 मिनट आपने एमसीक्यू क्वेश्चन को दिए, आपने जस्ट अपने आप को जज करने के लिए कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन डाले गए हैं 20 क्वेश्चंस, और पैटर्न चेंज होता रहता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ट्रिकी होते हैं थोड़े से। प्रैक्टिस सैंपल पेपर आफ्टर बेसिक। मतलब क्या हुआ, जब बेसिक आप कर लेंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे, तो एग्जाम से कुछ मंथ पहले आपको अपने आप को जज करना है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप पेपर को कितने टाइम में, भाई बच्चे को आता सब कुछ है लेकिन 5-6 घंटे लगा रहे हो तो आपका पेपर तो छूट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है पेपर में कि आप
3 घंटे का जो समय आपको एग्जाम में मिलता है, क्या आप लगभग 2 घंटे कुछ मिनट में पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो आपकी स्पीड बता देगा। कहाँ गलती होती है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करना है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो सारे आपके एरर्स प्रैक्टिस सैंपल पेपर में निकल जाते हैं। ठीक है, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम आपसे ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपके सारे जो भी छोटी मोटी गलतियां वो रेक्टिफाइड हो जाती हैं। ये सब चीज करने के बाद पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 100% सक्सेस आपको ना मिले। ठीक है, ये 10 के 10 पॉइंट हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर दो, आपको अपने आप चीजें होने चालू हो जाएंगी, लेकिन करना है इस चीज को। कई बच्चे क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि आज मैं ये करूंगा, लेकिन करते नहीं है। तो आपको करना भी है और करवाना भी है। करवाना किससे, अपने छोटे भाई बहन उनको भी बोलो ये चीजें फॉलो करें। खुद फॉलो करोगे तो वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अपने आप को बांध के रखना है कि ये चीजें मेरे को करनी ही करनी है। ठीक है, आइए टॉपिक पर शुरू करते हैं। आज हम 3 टॉपिक करने वाले हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम्स किसे कहते हैं, ये चीज पता करने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज। मैट्रिक्स होता क्या है, इसका यूज कहाँ का है, फर्दर आगे यूज हर चीज का है, ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का भी आगे यूज है। और जैसे जैसे आप फर्दर जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। हर चीज का कोई टॉपिक अगर है तो उसका यूज कहीं ना कहीं है। जब आगे आप पहुंचे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसका यूज कहाँ होता है। तो मैट्रिक्स का भी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर दिया है मैट्रिक्स ने, और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इकोनॉमिक्स में भी है मैट्रिक्स का पोर्शन। तो मैट्रिक्स होता क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट एलिमेंट का जिसके अंदर रो भी हो और कॉलम भी हो। It is a type of arrangement in which it is a type of arrangement of element in which rows and column are arranged. उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। रोज क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, रो मतलब एरो। अब एरो कैसे जाता है, एरो हमेशा कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है। तो एरो दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, क्योंकि एरो में रो छुपा हुआ है। एरो में क्या छुपा हुआ है, रो। लैंडमार्क आपको बनाना, कई बच्चे यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, यही नहीं पता चलता उन्हें। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एरो से याद कर लो। तो एरो हमेशा कैसे जाता है, स्ट्रेट जाता है। स्ट्रेट कैसे जाता है, ऐसे जाता है। दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। अब कॉलम क्या होते हैं, कॉलम कैसे होते हैं, बोला जी कॉलम खड़ा कर दो, कॉलम ये खड़े हो गए, दैट मींस कॉलम क्या होते हैं, पिलर। अब ये क्या है, वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल्स, ऑल वर्टिकल्स लाइंस आर कॉल्ड कॉलम, दैट मींस पिलर। पिलर कैसे होते हैं, हमेशा इस तरीके से। एरो कैसे होते हैं, इस तरीके से। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ये रोज कहलाएगी, और जो वर्टिकल लाइन हो गई ये कॉलम कहलाएगी। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस चीज को और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए देखो, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, ये या ये। हम जनरली ये यूज करेंगे। दैट मींस ये मैट्रिक्स है, इसमें लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, ये इसमें एलिमेंट है जो रो की फॉर्म में है। ये 2 रो है, R1 और R2, और कॉलम इसी के अंदर। इसी को एक बार और बना देता हूं, 1 2 3 4, ये हो गए हमारे कॉलम। कैसे, ऐसे देखिए, वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, रो 1 रो 2 कॉलम, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई 2, ये वर्टिकल लाइन कॉलम 1 एंड C2 कॉलम 2। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मतलब मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं कि मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम दोनों ही होते हैं मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कहता है जी 1 और 2, तो इसमें रो कितनी है, 1, ये रो है 1। ठीक, कॉलम कितने, 1 और 2, तो 2 कॉलम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। रो क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम कहलाती है। हमेशा आपको यार ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों होते हैं। रो क्या होते हैं, ये रो होते हैं, जो भी एलिमेंट होंगे 3 4 5 6, और यहाँ पे बना देता हूँ 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसमें रो क्या है, तो ये क्या है, रो R1 जिसे रो 1 बोलेंगे, और ये क्या है R2 जिसे रो 2 बोलेंगे। कॉलम इसी में क्या है,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिया C1 एंड C2, तो ये 2 कॉलम है इसके अंदर, ये रो और कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो देख लेते हैं जरा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास m रोज हो और n कॉलम्स हो। क्या बोला? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास m रोज हो, हमें नहीं पता कितने रो हैं, और n कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, m रोज हो, रो हमेशा पहले आता है और कॉलम हमेशा बाद में आता है। इसको याद करने के लिए एक स्लोगन आप याद रखेंगे, आरसी। आरसी होती है जो गाड़ी की आरसी होती है, ठीक है, उसमें आर पहले आता है और सी बाद में आता है। दैट मींस रो पहले आता है और कॉलम बाद में आता है। तो इसका मतलब ये क्या है? रो, और ये क्या है? कॉलम। m बाय n, मैंने यहाँ लिखा रीड एज बाय नॉट मल्टीप्लाई। m मल्टीप्लाई n नहीं पढ़ना है इसे, m बाय, रीड एज m बाय n। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप रीड कर पाएंगे। इसका मतलब कई बच्चे से पढ़ते हैं m मल्टीप्लाई n, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, तो ये आपको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, रीड एज बाय। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। इसको समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा RC लिखते हैं, RC मैंने यहाँ लिख दिया पहले, इसका मतलब रो पहले। अब रो कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो करते हैं 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे R1 R2 और R3। तो रो कितने हैं इसमें? 3, इंटू नहीं बाय। कॉलम कितने? 1 2 3, जो वर्टिकल लाइन होती है तो यहाँ लिख देंगे C1 C2 और C3। कितने हैं? 3/3। तो यही इसका ऑर्डर होता है, 3/3 यही इसका ऑर्डर होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आंसर इज 3/3। 3 into 3 नहीं बोलना है, 3/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलना सीख गए हम। तो देखते हैं जरा इसका क्या होगा, 1 2 3। देखते हैं रो कितनी है? 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पे, हमेशा R पहले आता है। कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3, तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या है? 1/3। इसको देख लेते हैं 9 2 7। रो कितनी है इसमें? 1 2 3, 3 लिख दिया। कॉलम कितना है? 1, 3/1। आप समझ रहे होंगे। और इसको देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7। रो कितनी है इसमें? 1 2, 2 रो हो गई। कॉलम 1 2 3, 2/3 मैट्रिक्स। अब कई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना आ गया, लेकिन कई बार बोलते हैं कि जी इसमें एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए इस मैट्रिक्स में। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। 3 3 9, इसमें 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गए 9। इसमें एलिमेंट 3 एकम 3 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3। मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, अगर उसका मल्टीप्लीकेशन कर दें हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे 2 3 6, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हो गए। 3 एकम 3 एलिमेंट, 1 2 3। इसका मतलब ऑर्डर से हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं अगर उन सबको मल्टीप्लाई कर लें। तो आशा करता हूँ तीनों चीज समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर रो और कॉलम अरेंज होते हैं, एलिमेंट के रूप में होते हैं। ठीक है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। सिंबल हमें हमेशा ये वाला यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद रोज क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रो होती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस फॉर्म में होते हैं, m/n के फॉर्म में होते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आता है तो उसमें पहले रो लिखते हैं और उसके बाद कॉलम लिखते हैं। जितनी रो है उतनी रो लिख देंगे, जितने कॉलम है उतने कॉलम लिख देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।